जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त यूनिवर्सिटी बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए अवतार सिंह भसीन, बी राधिका महावत, सी कुमार विश्वास और डी चेतन भगत। तो दोस्तों याद रखें कि नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। दोस्तों, हम नजर डालेंगे हम भारत चीन इतिहास पर। तो भारत चीन और तिब्बत का इतिहास क्या रहा है देखेंगे। भारत तिब्बत और चीन का इतिहास। तो 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया। कब आया दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में? 1 अक्टूबर 1949 को। और एशियाई इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्ता राष्ट्रवादी कुओमिंतांग सरकार के हाथों से माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चली गई। अचानक यह न केवल एक मुखर चीन था जिससे भारत को निपटना था, बल्कि तिब्बत में एक जटिल स्थिति भी थी जो चीन के दबाव में थी। जाहिर है, नव स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। चीन के साथ इसके संबंध उत्तरोत्तर बिगड़ते गए। अंततः 1962 में, तो दोस्तों यहां से याद रखना है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। युद्ध की ओर अग्रसर हुआ। आज युद्ध के 6 दशक से अधिक समय के बाद हम अभी भी चीन के साथ सीमा विवादों से त्रस्त हैं जो नियमित रूप से सुर्खियों में आते हैं। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ से पॉइंट, जो आपको सबसे पहला पॉइंट है यहाँ से 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया था और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। और इतना बड़ा पैराग्राफ आपको पढ़ाने के पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सुनील कुमार, बी राजेश सिंह, सी राजेश बंसल और डी राजेश वंश यादव। तो दोस्तों याद रखें कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO निम्न में से राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। आपके आगे बता दें दोस्तों कि RBI के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं ए जेनिफर जोसेफ, बी हिनारिया ग्रे, सी जैनी जेरोमन और डी जैन गोडाल। तो दोस्तों याद रखें कि 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जैन गोडाल द्वारा जीता गया है। दोस्तों, प्रकृतिवादी जैन, यहाँ पर प्रकृतिवादी नहीं है दोस्तों, प्रकृतिवादी जैन गोडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार के 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। गोडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई। अब दोस्तों हम नजर डालेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार की तरफ। तो टेम्पल्टन पुरस्कार क्या होता है आपको बता दें कि टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। तो यहां से 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि यह हमेशा जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है और दूसरा यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है इसका मतलब, और दूसरा यह वार्षिक पुरस्कार है मतलब हर वर्ष दिया जाता है। जजों के अनुमान में जिसकी अनुकरणीय उपलब्धियां सर जॉन टेम्पल्टन की परोपकारी दृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, ब्रह्मांड और मानव जाति के स्थान और इसके उद्देश्य के गहनतम प्रश्नों का पता लगाने के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग करना होता है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर नोट्स बनाते हैं तो बनाते चलें, नहीं तो आप याद करते चलें। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसमें पुरस्कार 1.1 मिलियन यूरो दिया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा वर्तमान में आयोजित किया जाता है? फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? तो जीवन के आध्यात्मिक आयाम की चाहे अंतर्दृष्टि
अंतर्दृष्टि, खोज या व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से पुष्टि करने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए शिवशंकर मेनन, बी शिवशंकर हरि, सी शशि थरूर और डी गोडाल डे। तो दोस्तों याद रखें कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक शिवशंकर मेनन द्वारा लिखी गई है। शिवशंकर मेनन प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। अपनी नवीनतम पुस्तक में भारत ने अतीत के कई भू राजनीतिक तूफानों का सामना कैसे किया, इसकी कहानी बताने के लिए इन चरणों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में खोज रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अमिताभ चौधरी, बी नरेंद्र बत्रा, सी शशि केसरी और डी शंकर सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में FIH के नए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। दोस्तों वह FIH की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान चुने गए। उन्होंने बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कड्रान को केवल 2 मतों से हराया। तो दोस्तों इनके विपक्ष में कौन थे? बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कड्रान को। दोस्तों वह 2024 तक पद संभालेंगे क्योंकि FIH ने कार्यकाल को 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट और अच्छे से याद रखने हैं। पहला कि FIH का कार्यकाल कितना होता था अध्यक्ष का, तो 4 साल का, जिसको घटाकर 3 साल का तक कर दिया गया है। और नरेंद्र बत्रा कब तक अध्यक्ष रहेंगे FIH के? तो 2024 तक अध्यक्ष रहेंगे। दोस्तों आपको आगे बताएं कि नरेंद्र बत्रा जो कि अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक, विश्व निकाय के 92 साल पुराने इतिहास में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई हैं। तो आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि FIH के अध्यक्ष बनने वाले या शीर्ष पद पर रहने वाले पहले एशियाई कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं और यह पूरे 92 साल के इतिहास में है। वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मतलब FIH की तरफ, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में CEO थियरी वेल तथा इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। दोस्तों आप लोग आज वीडियो बहुत अच्छे से मन लगा कर देखना, क्योंकि आज आपको बता दें कि वीडियो में 16 प्रश्न हैं, 10 या 12 नहीं है, तो डिटेल्स थोड़ी क्वेश्चन से कम होगी, लेकिन आपको जितनी भी होगी पूरी सटीक होगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% प्रस्तावित की है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अमेरिका ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% प्रस्तावित की है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों को अपनी कमाई पर कम से कम 15% कर का भुगतान करना चाहिए। अमेरिकी कंपनियां वर्तमान में 21% कर की दर का भुगतान करती हैं, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 35% से नीचे लाया गया था। तो दोस्तों 35% था पहले, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे जो वह इसे 21% तक लाए, और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर की दर को बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रखा है। तो अभी 28% कर हुआ नहीं है, इसका प्रस्ताव रखा गया है। आपको अमेरिका के बारे में बता दें दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्ट्यूला हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई और डी 24 मई। तो दोस्तों याद रखें कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्ट्यूला हर साल 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्ट्यूला 2013 से 23 मई को मनाया जाता है। तो यह पहली बार कब मनाया गया आपको याद रखना है, यह पहली बार 2013 में मनाया गया, ताकि ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला, इसके बारे में आप पहले इसकी डिटेल देख लें कि एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में बच्चे के जन्म के दौरान कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है। तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके। इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ
सर्जरी के बाद के फॉलो अप और फिस्ट्यूला के रोगियों पर नज़र रखने के लिए मनाया जाता है। ऑस्टेस्टिक फिस्ट्यूला सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चे के जन्म के दौरान हो सकती है। इसका हम अगर विषय देखें 2021 का, तो वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्ट्यूला नाउ इसका विषय होगा 2021 का। तो 2021 की थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्ट्यूला नाउ। आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बता दें दोस्तों, जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का वर्तमान मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अध्यक्ष नतालिया कनेम तथा इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केरल की पहली कॉमर्शियल पायलट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है ए जोफ्रा जैसर, बी कनेरिया मोसा, सी जैन हेनरिक डॉर्मैन और डी जैनी जॉरम। तो दोस्तों याद रखें कि केरल की पहली कॉमर्शियल पायलट जैनी जॉरम बनी है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक तटीय गांव की रहने वाली 23 वर्षीय जैनी जॉरम केरल की पहली कॉमर्शियल पायलट बनी। जॉरम ने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट, दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखना है, एयर अरेबिया G9449 को शारजाह से तिरुवनंतपुरम तक के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। तो कौन सी फ्लाइट थी? आपको फ्लाइट का नाम याद रखना है, एयर अरेबिया G9449 को, और कहां से कहां तक? तो शारजाह से तिरुवनंतपुरम तक अपनी पहली उड़ान भरी है। किन्होंने? जैनी जॉरम ने, जो कि केरल की पहली कॉमर्शियल पायलट बनी है। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी असम। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। दोस्तों नजर डालें उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य की उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको कुछ ही दिन पहले 13 मई को बताई थी। तो अब आज इसको यहीं शॉर्ट में देखकर आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनाको ग्रापी फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली? तो आपको यह बताना है कि मोनाको ग्रांपी फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है। आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी सेबेस्टियन वेटल, सी निको रोजबर्ग और डी मैक्स वेरस्टैपेन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में मोनाको ग्रांपी फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी मैक्स वेरस्टैपेन ने जीत ली है। दोस्तों उन्होंने अपने करियर में पहली बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह मैक्स वेरस्टैपेन की पहली ट्रॉफी है जब इन्होंने फॉर्मूला 1 ट्रॉफी जीती है। रेड बुल के वेरस्टैपेन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों इन्होंने हराया किसे है? लुइस हैमिल्टन को, जो कि 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन है। और यह किस टीम के हैं? तो रेड बुल की साइड से यह भाग लेते हैं इस रेस में। दोस्तों वेरस्टैपेन की सत्र की यह दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। तो इन्होंने इस सत्र में दूसरी जीत हासिल की तथा करियर में 12वीं, और यह इनकी फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में पहली जीत है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए साल 2022, बी साल 2024, सी साल 2025 और डी साल 2023। तो दोस्तों याद रखें एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए साल 2023 में कराने की घोषणा की है। एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी। दोस्तों अब सबसे पहले आपको इसका बता दें कि लास्ट एशिया कप 2018 में हुआ था, जो भारत ने जीता था। भारत ही एशिया कप की टीम है ऐसी जो सबसे ज़्यादा सफल है, और अभी तक 5 खिताब भारतीय टीम ने जीते हैं। दोस्तों एशिया कप हर 2 साल में होने वाला टूर्नामेंट है। तो यह 2021 वाला टूर्नामेंट जो 2020 से स्थगित होकर 2021 में हुआ था, तो इसका मतलब है कि 2020 में एशिया कप नहीं हो पाया था। तो आखिरी टूर्नामेंट कब खेला गया एशिया कप का? 2018 में। 2020 की जगह 2021 में आया। 2021 से 2022 में इसलिए शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि 2022 में ऑलरेडी एशिया कप होना है, तो इसको 2023 पर शिफ्ट किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में आपको बता दें दोस्तों, एसीसी के बारे में, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष शहरयार खान, इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका, तथा एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 13 सितंबर सन 1983 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ से आपको दोनों याद रखना है कि जिस राज्य में संजीवनी परियोजना आपको अभी बताऊंगा मैं, तो उसी में उमंग परियोजना भी चालू की गई थी। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। आपको हरियाणा के बारे में बता दें दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी हमारी पिछली वीडियोस लाइक 3 मई को मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज वहां से देख लें। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए सोहबुक, बी सुंग किम, सी हिसामुद्दीन हुसैन और डी किम यो जोंग। तो दोस्तों याद रखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में सुंग किम को विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। राजनायक सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। तो दोस्तों याद रखना है कि उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत कौन है? एम्बेसडर सुंग किम। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ताइवान। तो दोस्तों याद रखें, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया और डी ताइवान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टेम सेल पर 12 साल चले शोध के बाद पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। तो दोस्तों इस मिनी हार्ट को बनाने की प्रक्रिया कब से चल रही है? पिछले 12 सालों से। उन्हें 12 साल बाद इस शोध में सफलता मिली है और इन्होंने एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित कर लिया है जो कि तिल के बीज के आकार का है। यह मिनी हार्ट 25 दिन के इंसानी भ्रूण से में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। तो यह किसके बराबर है दोस्तों? एक मिनी हार्ट है जो तिल के बीज के आकार का है और यह 25 दिन का जो भ्रूण होता है इंसानी भ्रूण, उसके बराबर उसके धड़कने दिल की धड़कन की नकल करता है। इससे दिल से जुड़ी कई बीमारियों के रहस्य के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि देखा होगा दोस्तों कि आजकल बच्चों में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जन्मजात, तो उनके बारे में समझने में यह कृत्रिम मिनी हार्ट मदद करेगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 25 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 25 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। दोस्तों इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में, तो कब हुई थी इस दिन को मनाए जाने की घोषणा? पहली बार 1983 में। किसने की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने। तो तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने की थी 1983 में की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन और मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इसलिए यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। तो दोस्तों इसको मान्यता कब दी गई? 2001 में। और किसके प्रयासों पर? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के प्रयासों पर इसे 2001 में मान्यता दी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसको? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मार्च को। बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह,
बी हरदीप सिंह पुरी, सी अनुराग सिंह और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ने हाल ही में MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। उन्होंने नवीकृत वेबसाइट MCA अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवाओं और ई-बुक और ई-कंसल्टेशन नाम के मॉड्यूलों के साथ इस MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री कौन है? अनुराग सिंह हैं। वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो और 20 मिनट में 16 प्रश्न विथ फुल डिटेल्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों शेयर करना गलती से भी नहीं भूल जाना।